हेलो दोस्तों, मेरा अमित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है हम आप लोगों का मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो आज के क्लास में फाइनली हम आप लोगों को सीखना है कि मूलानुपाती सूत्र का गणना और सरल सूत्र का गणना किस प्रकार से करते हैं। हालांकि इससे पहले बारी है ये चीज़ जान लेने का कि प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम आप लोग डिस्कस कर रहे थे तुल्यांकी भार, और उस तुल्यांकी भार में किसका किसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे थे। अम्ल का, और किसका, क्षार का, और किसका, लवण का। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक था किसके अंदर, तुल्यांकी भार के अंदर। तो यदि आप तुल्यांकी भार को सीखना चाहते हैं तो तुल्यांकी भार को 3 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है। तो अंतिम लेक्चर था तुल्यांकी भार का अम्ल, क्षार, लवण का तुल्यांकी भार। चलिए आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हम आप लोगों के पास मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो बिना समय लगाए हुए, बिना समय को लैप्स किए हुए, जल्दीबाजी में हम आप लोग बिल्कुल बेहद तरीका से सीखेंगे मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र। तो सबसे पहले ना इसको हम आप लोग डिफाइन कर लेते हैं कि मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र होता क्या है। तो बहुत ध्यान से समझिए। किसी यौगिक में हमारे पास चाहे कोई भी यौगिक हो, किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी परमाणुओं के न्यूनतम अनुपात से निर्मित सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अलग बात है कि मूलानुपाती सूत्र को ना सरल सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सरल सूत्र कैलकुलेट करें, सरल सूत्र ज्ञात करें। इसे संक्षेप में, चूंकि संक्षेप लिखना इसलिए जरूरी होता है कि टाइम बचे, इसे संक्षेप में EF इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम आप लोग डिस्कस कर लेते हैं थ्रू एग्जाम्पल। तो सबसे पहला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास किसी भी यौगिक का अणुसूत्र होना, तो उस अणुसूत्र के माध्यम से मूलानुपाती सूत्र कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर देखो, किसी यौगिक में उपस्थित अवयवी परमाणुओं के न्यूनतम अनुपात से निर्मित सूत्र को क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। मैं एक बेहद ही आसान एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर, बेंजीन। आप सबको मालूम है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब इसके परमाणुओं का अनुपात कैलकुलेट करता हूं मैं। कार्बन अनुपात हाइड्रोजन, कार्बन भी 6 गो, हाइड्रोजन भी 6, कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 1:1। यानी जो न्यूनतम अनुपात है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का, वह 1:1 है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1H1। अब आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला में 1 लिखा नहीं जाता, 1 हमेशा अपने आप रिप्रेजेंट हो जाता है। तो C1H1 का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH। यही बेंजीन का सरल सूत्र भी कहलाएगा, ध्यान रखिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पर इथाइन। भाई दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, इथाइन लिया। इथाइन का सूत्र क्या होता है, इथाइन का सूत्र होता है C2H2। इसको हम आप लोग एसिटाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग, एसिटिलीन का उपयोग। तो अब देखिए इसका यदि मैं न्यूनतम अनुपात कैलकुलेट करूं कार्बन अपॉन हाइड्रोजन, तो इथाइन के अंदर, एसिटिलीन के अंदर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एसिटिलीन के अंदर 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन भी 2 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1:1। तो यहाँ कार्बन 1, हाइड्रोजन 1। तो इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट और आ जाता है जिसे हम आप लोग नोट करके ध्यान से समझ लेंगे, लिख लेंगे कि भाई
देखो ये अलग कंपाउंड है, ये बेंजीन है, वो इथाइन है, लेकिन दोनों कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र एक जैसा होता है। तो एक बिंदु यहां पर निकल के आ गया कि दो या दो से अधिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र एक समान हो सकता है। ठीक है, दो अलग अलग यौगिकों का इंपेरिकल फॉर्मूला एक समान हो सकता है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, दो अलग अलग यौगिकों का इंपेरिकल फॉर्मूला कैसा हो सकता है, एक समान हो सकता है। तो ये था आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला से जुड़े हुए कुछ बातों को और हम आप लोग जानें। चलिए मैं आपको इससे आगे ले चलता हूं और बताता हूं कि अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है और अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र के रिलेशन के जरिए क्या क्या वर्क किया जा सकता है और ये कितना आवश्यक है इस टॉपिक के लिए। जैसे कि देखो सर, आपके पास एक एग्जाम्पल था, अभी जो पहले एग्जाम्पल हमने लिया था उसी पर मैं काम कर रहा हूँ। बेंजीन का अणुसूत्र क्या था, C6H6। ये अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम MF बोलने वाले हैं। ये MF बेंजीन के मूल अणुसूत्र से हमें कैलकुलेट होकर आया था मूलानुपाती सूत्र EF, और ये आ कितना गया था, CH। ये इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इस बीच में जो नंबर मिसिंग है, जो सिंपल रेशियो में चला गया था, वो नंबर क्या है, 6 है। ध्यान से इन बातों को समझिए, वो नंबर क्या है, 6 है। सिंपल रेशियो का कॉमन नंबर यहाँ पर 6 है, तो इसको हम कहेंगे N। किसका मोल कहेंगे, तो EF का मोल। तो अब यदि आप इस फॉर्मूला को एक जगह एकत्रित करें तो आप कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र बराबर होता है अणुसूत्र बराबर होता है मोल गुना मूलानुपाती सूत्र। तो अणुसूत्र को हम MF कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र को EF कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अतः हम लिख सकते हैं कि अणुसूत्र बराबर मोल गुना कौन सा सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो अणुसूत्र अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके मूलानुपाती सूत्र में हम मोल से कैलकुलेशन कर देंगे, और अणुसूत्र को हम MF लिखते हैं, मोल को N लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र को EF लिखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और चीजें समझते हैं। N मतलब मोल है, किसका मोल है, EF का मोल है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं सर MF बटा क्या, EF। अब मान लीजिए कि आपके पास फॉर्मूला नहीं हो, फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहता हो, तो वैसी सिचुएशंस में हमें मोल निकालना पड़ेगा। और मोल निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम मोल निकालने के लिए फॉर्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और लिख लेंगे मोल बराबर MF भार, यानी अनुभार, कौन सा भार, अनुभार बटा EF भार। ठीक है, तो अगर हम अनुभार में EF भार से भाग दे दें, अनुभार में किस भार से भाग दे दें, EF भार से भाग दे दें, तो हमें क्या कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, मोल कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। और उस मोल को हम फिर से EF से गुना कर दें तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा अणुसूत्र। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस पर बताता हूँ। पहले आप केवल ये रिलेशन ध्यान रखिए कि अणुसूत्र बराबर मोल गुना मूलानुपाती सूत्र, और दूसरा ये ध्यान में रखिए मोल बराबर MF भार बटा EF भार, यानी अनुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। तो अगर ये दो चीजें आप याद रखने में सफल रहते हैं तो इस पर आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया एग्जांपल के लिए, CH मूलानुपाती सूत्र वाले, CH मूलानुपाती सूत्र वाले
का अनुभार 26 AMU है तो उसका अनुसूत्र ज्ञात करें। देखिए ये ना एक क्वेश्चन आ गया, हमें अनुसूत्र कैलकुलेट करना। तो अनुसूत्र हम तब निकाल सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है मूलानुपाती सूत्र EF और EF का वैल्यू दे दिया है CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में एक चीज़ दिया है अनुभार। अनुभार का मतलब MF भार दे दिया है और MF भार का वैल्यू कितना है, 26 है। तो सबसे पहले हम मोल कैलकुलेट करेंगे। कैसे सर? तो हम अपने मोल के लिए एक सूत्र पढ़ा, मोल बराबर MF भार में हम भाग देते थे किस भार से, EF भार से। तो फाइनली देखिए सर, मोल बराबर MF भार का वैल्यू कितना है, अनुभार का वैल्यू 26 है, बटा EF भार इंपेरिकल फार्मूला भार। तो यहाँ पर है क्या, CH, कार्बन एगो है 12 और हाइड्रोजन 1 है तो +1, तो 26 बटा 13। अब देख लो सर, मोल का वैल्यू कितना आ गया, 2। बहुत सिंपल सी बात है कि मोल का वैल्यू 2 आ चुका है। तो अब हम फिर से सूत्र लगाएंगे कि चूंकि पुनः MF बराबर मोल गुना EF, इसलिए MF बराबर मोल का वैल्यू 2, EF का वैल्यू CH। तो फाइनल प्रोडक्शन हो जाएगा C2H2। इस प्रकार से हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी से आप किस में, अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास सिचुएशंस दिया गया हो इस तरह का, तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा मैं और आगे आपको ले चलता हूं, इसमें और आगे की चीज़ों को बतलाता हूं। और अगला जो है वो है मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का विधि, कैलकुलेशन मेथड ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। ये बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो सर, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का विधि, अब कौन सा मेथड हम आप लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई हमारे पास सिंपल रेशियो किसी कंपाउंड का, जैसे AB एक कंपाउंड है तो इसका हम सिंपल रेशियो कर लेते हैं, तो इससे भी हमें मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। लेकिन हमेशा कंपाउंड का अनुसूत्र थोड़ी दिया रहेगा, क्या क्या दिया हो सकता है और किस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं वो समझिए। तो पहले हम यहाँ बातें देख लेते हैं। यदि यौगिक के, जो भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र हमें कैलकुलेट करना है, यौगिक के अवयव का मात्रा द्रव्यमान में, यदि यौगिक के अवयव का मात्रा द्रव्यमान अनुपात या प्रतिशत में दिया गया हो, तो उसका EF यानी इंपेरिकल फार्मूला निम्नवत ज्ञात किया जाता है। निम्नवत ज्ञात किया जाता है। भाई किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो समझिए। सबसे पहले हम दिए गए यौगिक का क्या लिख देंगे, अवयव लिख लेंगे सर। अवयव के बाद सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अवयव लिख लेंगे। अवयव के बाद फिर क्या लिखेंगे, उसका मात्रा लिखेंगे। मात्रा मतलब मात्रा किन किन चीज़ों में हो सकता है सर, तो मात्रा द्रव्यमान में हो सकता है, मात्रा अनुपात में हो सकता है और मात्रा प्रतिशत में हो सकता है। तो अनुपात और प्रतिशत लिखते समय जो डेटा है उस डेटा को हम ढल डालेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं है। फिर उसके बाद उस अवयव का, तत्व का हम क्या लिख देंगे, परमाणु भार। ये बहुत आवश्यक होगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना इसमें। और फिर उसके बाद उसका हम लिखेंगे मोल ज्ञात करना होगा, लिखेंगे नहीं। जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा के माध्यम से हम मोल को कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद हम आप लोग कैलकुलेट करेंगे सर सरलतम मोल।
अगर इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे कहाँ तक, तो बहुत सिंपल वे से हम पहुंच जाएंगे सर मूलानुपाती सूत्र के फाइनल स्टेज तक, और आसानी से मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ भी अवयव है, कुछ भी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हो सकता है, तो अभी रैंडमली हम कुछ भी कर लेते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना अवयव तो दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, एक अवयव सी है, तीन से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कम से कम दो अवयव मिलेगा। इसका कुछ ना मात्रा है एक्स वाई जेड ऐसा कुछ करके, इसका परमाणु भार है पी क्यू एम। तो हमें हम मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालेंगे सर, ध्यान रखिएगा, मोल बराबर मात्रा यानी भार अनुपात या प्रतिशत, मात्रा में हम भाग दे देंगे परमाणु भार से, यही ध्यान में रखना है। अगर हम मात्रा में परमाणु भार से भाग दे दें तो कैलकुलेट आ जाएगा किन चीजों का? मोल का। अब हम मोल निकालने के बाद आएंगे सरलतम मोल पर। मान लेते हैं कि ए का जो सरलतम मोल है वह आ गया 1, बी का सरलतम मोल आ गया 2, सी का सरलतम मोल आ गया 3। ऐसे हमने रेंडमली मान लिया है, ये है नहीं, कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उस नंबर से हम सब में भाग दे देंगे। जैसे अभी सबसे छोटा 1 है तो 1 से भाग दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2 और 3। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा A1 B2 C3, यानी B2 C3 ऐसा कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी कभी ये नंबर्स कटकुट करने के बाद डेसिमल में आ जाएगा। सर जैसे मैं एक कंडीशंस करके बताता हूँ, अभी बस मैं केवल और केवल आपको कंडीशन सिखाने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए का 2 मोल है, बी का 3 मोल है और सी का 4 मोल है। अभी देखिए लफड़ा क्रिएट होने वाला है। अब यदि मैं सरलतम मोल कैलकुलेट करूं तो इस तीनों में जो सबसे छोटा मोल है, इस तीनों के अंदर जो सबसे छोटा मोल है वो क्या है सर? 2 है। तो सरलतम मोल कैलकुलेट करने के लिए सबसे छोटे मोल से सब में भाग दे दीजिए। इसका अनुपात, इसका रेशियो, इसका कैलकुलेशन 1 आ गया, इसका कैलकुलेशन देखिए 1.5 आ गया और ये वैल्यू आ गया 2। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर आज तक आपने ऐसा फार्मूला देखा? अभी यदि हम फार्मूला बनाएं तो A1 B 1.5 और C2 ऐसा नहीं भाई, ऐसा हम फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। तो डेसिमल से ना इसे फ्री करना होगा। अब डेसिमल से इसे फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जो इसे डेसिमल से होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा क्या हो सकता है? 2 से गुना करके देखते हैं। 2 तो देख लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये सिंपल रेशियो है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? फॉर्मूला बनने वाला है A2 B3 C4। तो हमें उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं और क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूं। बस ये प्रोसेस आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये प्रोसेस बहुत आवश्यक है। ये सरलतम मोल में जो डेटा दिया गया है ये बस ऐसे रेंडमली आपको बताया गया, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस केवल और केवल ये प्रोसेस कि भाई सबसे पहले हमें अवयव, फिर मात्रा, फिर परमाणु भार, फिर मोल और लास्टली सरलतम मोल करना है। सरलतम मोल कैसे कैलकुलेट करना है? तो मोल, सरलतम मोल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा? मोल बटा न्यूनतम मोल, मोल बटा न्यूनतम मोल। आप मोल में न्यूनतम मोल से भाग दे दीजिए तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा कौन सा मोल? सरलतम मोल। बहुत आसान होगा, बहुत सिंपल होगा सरलतम मोल को कैलकुलेट करना। तो सर चलिए अब मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं इस पर कि भाई क्या क्या हो सकता है इस पर क्वेश्चन। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया सर। क्या क्वेश्चन लिया जरा ध्यान से देखिए। एक हाइड्रोकार्बन में, एक हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है, 75% कार्बन है। तो
उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें, बताइए कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होना है। तो सबसे पहली बात कि हम अवयव लिख लेंगे। कंपाउंड क्या दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। कंपाउंड क्या दिया है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नामक कंपाउंड में केवल दो ही अवयव होता है, एक कार्बन है और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इसका मात्रा दिया है तो मात्रा हम लिख लेते हैं सर, ये 75% है। चूंकि कोई भी चीजें 100% होता है तो एक जब 75 हो गया तो दूसरा को कितना होना पड़ेगा, 25%। अब इसका हम परमाणु भार लिख देंगे, जितना भी हो परमाणु भार। आप सबको पता है सर कि कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। बिल्कुल बेसिक चीजें आप सीख रहे हैं ना। तो यहां हम अब कैलकुलेट करेंगे क्या, चौथा काम कर लेते, मोल कैलकुलेट करना। मोल में हमने आपको क्या बताया, मात्रा बटा परमाणु भार, मात्रा बटा परमाणु भार। मात्रा 75 है, मात्रा 75 है और परमाणु भार कितना है, 12 है। इसका मात्रा 25 है और परमाणु भार कितना है, 1 है। तो देख लो सर, ये तो 25 ही हो गया, ये हो गया बरछक 72, 6.3 आ गया, 12 दूना 24, 6 आ गया, 12 25 60। तो ये इतना हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, सरलतम मोल। तो भाई मेरे सरलतम मोल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो अभी जस्ट हमने बताया। पहले तो आप मोल लिख लो, दोनों का मोल मैं लिख देता हूँ, 6.25 और ये 25। दोनों में जो सबसे छोटा मोल है उससे आप दोनों में डिवाइड कर दो, सभी मोल में डिवाइड कर दो। तो आप सबको पता है 6.25 और 25 में 6.25 छोटा है ना, तो 6.25 से आप डिवाइड करिए। ये कैंसिल आउट होगा, इसका वैल्यू 1, ये भी कैंसिल आउट होगा, इसका वैल्यू 4। तो आपके पास फाइनली आ चुका है क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H4। CH4 क्या हो गया, CH4 हो गया। किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ये एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। चलिए एक दो क्वेश्चंस में और आपको कराता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लिया है सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, CH2O मूलानुपाती सूत्र वाले एम्पिरिकल फॉर्मूला इस बार दिया है, तो ये तो कैलकुलेट करना होगा नहीं, ये दे दिया है, ये दे दिया वाले एक यौगिक का अनुभार MF भार 180 AMU है। शुरू में जो प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है उस पर है। तो इसका अनुसूत्र, तो उसका अनुसूत्र ज्ञात करें ना, MF कैलकुलेट करना है, सॉरी ये MF भार है, ये MF भार है, MF कैलकुलेट करना है कि MF क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, आपने पढ़ा कि चूंकि MF बराबर मोल गुना EF। अब देख लो ना सर, आपके पास EF तो है लेकिन मोल नहीं है, तो पहले हमें कैलकुलेशन करना होगा किसका, मोल का। तो चलो सर सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, MF भार, कौन सा भार, MF भार बटा कौन सा भार, EF भार। अगर आप MF भार में EF भार से डिवाइड कर देते हो तो आपका मोल कैलकुलेट हो जाएगा सर। तो ये हुआ 180 बटा EF कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो कार्बन का परमाणु भार हो गया 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया 2 हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का परमाणु भार 1 है तो 16। टोटल कर लेंगे तो 180 बटा 12 प्लस 2 14 16 30 हो गया ना सर, ये कैंसिल हो गया कितना टाइम में, 6 टाइम में। तो मोल का वैल्यू तो आ गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं MF। कैसे निकालेंगे, तो चूंकि MF बराबर N गुना EF, आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए MF बराबर 6 गुना CH2O। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स में हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देख लीजिए सर, MF क्या कैलकुलेट होकर आने वाला, C6 H12 O6 ना। कार्बन में कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन में भी कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ऐसे करके इस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र
आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक क्वेश्चन है, 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, लेकिन इसको आप जरूर नोट करते चलिए, नोट करिएगा तभी सीखिएगा, बिना नोट किए हुए आप सीख नहीं सकते ना, तो सीखने के लिए आपको लिखना तो पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, एक यौगिक में 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एवं शेष ऑक्सीजन है। भाई एक यौगिक 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 हो, देखिए इस बार अनुभार भी नहीं दिया है, वाष्प घनत्व दे दिया है, कहता है अनुसूत्र कैलकुलेट करें, तो अनुसूत्र क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि यदि आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आधा आंसर आपको उसी समय आ गया, क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल काम है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 100% चीजें समझना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा ना, तो पहले क्वेश्चन समझिए सर। तो एमएफ कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ईएफ चाहिए, ईएफ के अलावा और क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो ये 3 चीजें हमें कैलकुलेट करना होगा। इन 3 चीजों के बाद, ये 2 चीजों के बाद ही हम इन तीसरे पॉइंट्स पर पहुंच पाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पर पहुंच पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने से। और इंपेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सर, सबसे पहले क्या दिया है, अवयव दिया है। अवयव क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। अवयव के बाद इसका क्या दिया है, मात्रा दिया है। और मात्रा किन चीजों में दिया है, तो दोस्तों ये मात्रा परसेंटेज में दिया है, कहता है ये 40% है, ये 6.66% है। तो शेष ऑक्सीजन है। भाई शेष टोटल होता कितना है, 100, और उसमें से घटा देंगे 46.66। तो देख लो सर रिजल्ट क्या आने वाला है, 4, 3, भाई यहाँ पर भी हो गया 3 और यहाँ हो गया 5, 53.34% ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के अंदर। अब तीनों का हम क्या लिख देंगे, परमाणु भार लिख देंगे। जो भी एक्चुअल परमाणु भार होता है उस परमाणु भार को लिखेंगे। कार्बन का परमाणु भार कितना, 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16। ये सब चीजें हैं। अब इसके बाद मैं कैलकुलेट करूं मोल को, किसको कैलकुलेट करूं, मोल को। तो मोल किस प्रकार से कैलकुलेट हो सकता है, तो मोल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया सर, मात्रा बटा परमाणु भार। तो इसका मात्रा कितना है, 40 है। इस 40 में आप भाग दे दीजिए कितना से, 12 से। 40 में भाग दीजिए 12 से, 6.66 में भाग दे दीजिए 1 से, और 53.34 में भाग दे दीजिए 16 से। तो पहले तो मोल कैलकुलेट करिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक ये आ गया 6.66, ये अगर कैलकुलेट करें तो भाई कितना होगा, 12 × 36, 3, फिर 4 उतर जाएगा, 3.33 चलते रहेगा। अब इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 53.34 है, 16 × 48, भाई 48 तो हो गया, फिर 5 उतरा, डेसिमल है, फिर 53 आ गया, तो फिर 16 × 48, फिर 5 उतरेगा, फिर 16 × 48, मतलब ऐसा ही चल रहा है 3.33। तो अब हम आ जाएंगे कहां पर, सरलतम मोल के ऊपर, कि सरलतम मोल किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। सरलतम मोल के लिए सबसे पहले सभी मोल को लिख लीजिए, 3.33, 6.66, 3.33, जिसका जो मोल था उसके सामने हमने लिख दिया। अब इस तीनों में देखिए सबसे छोटा मोल कौन है, तो आप पाइएगा कि इस तीनों में सबसे छोटा मोल 3.33 है। तो 3.33, 3.33। अब ये कट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये कट कर लेते हैं 2 हो गया, ये कट कर लेते हैं 1 हो गया ना। तो फाइनली इससे हमें क्या कैलकुलेट होना है, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, C1H2O1, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, CH2O।
अब लेकिन इंपेरिकल फार्मूला पर ही हमें नहीं रुकना है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मोल चाहिए। और मोल बराबर हम आप लोगों ने पढ़ा mf भार बटे क्या EF भार, mf भार बटा EF भार। समस्या ये है कि क्वेश्चन में mf यानी अनुसूत्र भार दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है सर, वाष्प घनत्व दिया है। जब कभी भी क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया हो तो वाष्प घनत्व जो होता है वह अनुभार का आधा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वाष्प घनत्व अनुभार का आधा होता है, तो अनुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना हो जाएगा। तो हम वाष्प घनत्व को वेपर डेंसिटी लिखेंगे, वेपर डेंसिटी VD, यानी वाष्प घनत्व बराबर 2 गुना अनुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व, तो 2 गुना VD बटा, अब देख लो सर EF भार, तो EF भार एक नया सूत्र आपके पास क्रिएट होकर आ गया। ध्यान रखिएगा, यहां मैं फिर से बोलता हूं, वाष्प घनत्व किसी भी यौगिक का वाष्प घनत्व उसके अनुभार का आधा होता है। अगर उसका अनुभार m है तो वाष्प घनत्व हो जाएगा m बटा 2, तो अनुभार हो जाएगा 2 गुना VD, वेपर डेंसिटी। अब इसका कितना दिया है, तो 2 गुना 90 दिया है वेपर डेंसिटी, और EF भार कैलकुलेट कर लीजिए 12, एक कार्बन है 12, 2 हाइड्रोजन है 12 प्लस 2 14, और एक ऑक्सीजन है 16। तो भाई इसको कट कर लीजिए, सबको जोड़िएगा, तो ये जोड़ने के बाद आ रहा है 30, 30 दिया 90, यानी 3 दूना 6, तो मोल तो आ गया 6। अब देख लो सर, अगर मोल आपके पास 6 आ चुका है, चलिए मैं इधर लेकर चलता हूं, मोल आपके पास 6 आ गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या सूत्र है, तो बहुत सिंपल सा सूत्र है सर, mf बराबर मोल गुना EF, इसलिए mf बराबर 6 गुना CH2O। अब इसमें जब आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। तो एक बेहतर क्वेश्चन है, सभी कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चंस में लगा हुआ, और इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से लिखते रहिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है सर हम आप लोगों के पास, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। फिर मैंने इस सेट में आपके लिए भी क्वेश्चन लिख रखा है कि आप आराम से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। लोहा के 24 ग्राम ऑक्साइड में, लोहा का ऑक्साइड है, उसमें 6.63 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यौगिक का सरल सूत्र कैलकुलेट करना। लोहा का ऑक्साइड 2 चीजों से मिलकर बना होगा, एक होगा लोहा, यानी सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, अवयव 2 है, एक है लोहा और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है सर। मात्रा देख लेते हैं कि किसका कितना मात्रा है। ऑक्सीजन का मात्रा बहुत क्लियर है कि 6.63 ग्राम है। अब इसमें 6.63 ग्राम ऑक्सीजन का मात्रा तो हो गया, बट लोहा का मात्रा कितना है, तो देखिए लोहा और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराकर एक लौह ऑक्साइड बनाया गया है, और लौह ऑक्साइड क्या है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, FeXOY ऐसा हमने मान दिया, जिसमें कहता है कि ये 6.63 ग्राम है और ये 24 ग्राम है। तो इसका वेट हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि सर उसके वेट में से इसके वेट को घटा देंगे, तो 18 6 24 हो गया, मतलब 17.37। तो भाई 17.37 ये लोहा का मात्रा हो चुका है, लोहा का द्रव्यमान हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले परमाणु भार को लिख लेता हूं। सर आपने पता है कि लोहा का परमाणु भार कितना होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि लोहा का परमाणु भार 56 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। अब चलिए मैं चलता हूं मोल की ओर। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, दिया गया भार बटा कौन सा भार, अनुभार। तो दिया गया भार है 17.34, अनुभार 56 है, इसका दिया गया भार 6.63 है, अनुभार 16 है। अब आसानी से आप गुणा भाग करिए, कैलकुलेशन करिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन किए हुए बना नहीं सकते। तो चलिए हम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये वैल्यू आ कितना रहा है। अगर हम
17.37 को डिवाइड कर दें किससे, 56 से, तो ये वैल्यू आ रहा है हम लोगों के पास 0.31। भाई इसका मोल तो निकल गया। अब आते हैं हम इस मोल की ओर, ऑक्सीजन के मोल की ओर। 6.63 को हम भाग दे देते हैं किससे, 16 से, तो ये आ गया सर 0.414। देखिए उसमें यहाँ पर 0 था तो हम 0 ले लेते, 3 अंक में हमने डेसिमल में रख लिया है। अब मैं चलता हूँ आपको आगे की ओर लेकर, और आगे क्या है, तो आगे कैलकुलेट करना होगा सरलतम मोल। दोस्तों सरलतम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मोल जो भी मोल है बटा न्यूनतम मोल। तो पहले जो जो मोल है उस मोल को लिख लीजिए, और इस दोनों में जो सबसे छोटा मोल है उससे आप सब में भाग दे दीजिए। तो इसमें सबसे छोटा मोल 0.310, 0.310। ये तो बहुत सिंपल है, कट गया, एक आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कितना आने वाला है। दोस्तों जब आप 0.414 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 0.310 से, तो ये नंबर्स आपके पास कितना आ गया, तो ध्यान से देखिए 1.33 आ गया। अब समस्या ये है कि 1.33 और 1 यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 हो जाता है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 2.66 होता है। नहीं सर किसी के नज़दीक नहीं है, अभी भी ये पूर्ण संख्या में तब्दील नहीं हुआ है, तो अब 2 से तो हो नहीं पाया। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 होगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए 3.99 हो रहा है, जिसको अप्रॉक्सली हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। हाँ ये सही है। जब कभी भी देखिए मैं चीज़ें यहाँ बताता हूँ, जब कभी भी डेसिमल के बाद 0.5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.4 आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 0.2 आ जाए तो भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप होल नंबर में आपका चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगा। डेट मीन्स जैसे देखिए 1.5, 1.3, 1.4, 1.2, तो ये हो गया आपका कितना 3, ये हो गया 3.99 या 3.9, जिसको हम लोग अप्रॉक्सली क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये हो गया सर 5, 2, 7, और ये हो जाएगा सर 5, 1, 6। तो बहुत आसान तरीका से आप चीज़ें तब्दील कर सकते हैं, बस आपको चीज़ें समझना होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से। तो सर इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ गया, तो भाई इसका एम्पिरिकल फार्मूला सर लोहा आया 3 गो और ऑक्सीजन आया 4 गो, तो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ क्या, हो गया Fe3O4। तो आसानी से इस वे पर आप काम कर सकते हैं, इसे भी आप पूर्ण तरीका से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और देखिए कि आपके लिए मैंने कितना क्वेश्चंस दे रखा है। तो भाई ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका से बनाकर देख लीजिए। टोटल 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें शुरू का 2 ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब आपको सॉल्व करना। हालांकि ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व ही करना होता है, बिना सॉल्व किए हुए तो आप बना नहीं सकते। तो आज के क्लास में बस इतना